चलो आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन नहीं अनसॉल्व 10। इसको मार्क कर लेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या दिया है, एक बैलेंस शीट दी है हमें, ठीक है। एक बैलेंस शीट देने के बाद इक्विटी शेयर इशूड वगैरह सब कुछ दिया, जनरल रिजर्व है ना। मैं हम लोग आते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट एडजस्टमेंट से, पढ़ो जरा। H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited on 31st March 2010 when the balances of general reserve and profit and loss account of S Limited stood at 3000 lakhs and 1200 lakh respectively। याद आ रहा है, ये पूरा प्री हो गया मेरा, है ना। मतलब जिस दिन हमने शेयर्स खरीदे उस दिन का मुझे क्या दिया है, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। तो ये मेरा कौन सा रिजर्व हो गया, तो प्री एक्वेशन रिजर्व हो गया। अब इसका मुझे क्या क्या फाइंड करेंगे बताओ। अगर देखा जाए तो इसमें क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि जो भी प्री एक्विजिशन होता है उसका मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या करता हूं, माइनस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है। सेकंड पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब जिस दिन हमने कंपनी खरीदी, एस लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। मतलब उसी दिन एस ने क्या किया है, डिविडेंड दिया है। एस ने क्या दिया है, डिविडेंड, 20% डिविडेंड। तो इस डिविडेंड को भी क्या बोलते बताओ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मतलब मेरे पास और जो भी डिविडेंड होगा मैंने अपने रिजर्व्स को यूज किया होगा, तो अब मुझे रिजर्व में से उतना डिविडेंड माइनस करना है और बाकी का जो बच गया वो प्री एक्विजिशन रिजर्व और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब अपने को ये पता है कि दोनों का इफेक्ट हम अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाता है, दोनों में से इन्वेस्टमेंट मेरा माइनस हो जाएगा और जो एमआई वाला पार्ट है वो एमआई में प्लस करते जाएंगे। तो एटलीस्ट ये भी समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आया, ठीक। थर्ड पॉइंट पढ़ो। On 1st Jan 2011, S Limited issued 3 fully paid up bonus shares for every 5 shares held out of balances of its general reserve as on 31st March 2010। क्या किया ये, मतलब अच्छा एक लाइन इसमें रह गई थी, सॉरी यार, ये पढ़ते पहले। सी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या दिखाते हैं अपन, बताओ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को किस में से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे क्या किया देखो, H Limited credited the dividend received by it to its profit and loss account। गलत कर दिया, हाँ इसको पोस्ट समझ लिया, तो ये अपने से क्या हो गई, गलती हो गई। तो इस गलती को कैसे सही करेंगे बताओ। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में हटा देंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलो अब ये ऑन 1st Jan 2011 S Limited issued 3 fully paid bonus shares for every 5 shares held out of the balances of its general reserve as on 31st March 2010। तो याद है वो स्टार्टिंग का जो अपने को ये दिया, देखो बैलेंस 31st मार्च 2010। मतलब इस बार एस लिमिटेड ने क्या किया है, बोनस शेयर्स भी इशू किया है। कहां से, इस जनरल रिजर्व में से, ठीक है ना। बोनस शेयर्स का रेशो क्या दिया है, 3 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। मतलब 5 शेयर्स के सामने 3 शेयर्स क्या दिया है, बोनस दिया है। और वो कहां से दे रहे हम लोग, जनरल रिजर्व में से दे रहे। चलो बताओ मुझे ये बोनस शेयर्स का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे। मैं ऊपर कहां लेके जाऊं तुम्हें, क्या देख के तुम्हें आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स ये रहा। कौन बोनस शेयर इशू कर रहा है, एस। वो ऑथोराइज्ड है बेटा, ऑथोराइज नहीं देखते अपन, इशूड देखते हैं ना। तो शेयर 480 है, शेयर्स तो 480 है, फिर इंटू 10 करेंगे, करेक्ट। ऐसे ही कुछ आया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो एक बार यहीं तक तुम लोग रहना, लिखना कुछ भी मत, समझते जाओ आगे। देखो आगे का 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे बिकॉज पढ़ना है हमें, बाद में पढ़ेंगे। ये मेन 3 जो इंपॉर्टेंट है ना वो। अब देखो जो तुमने वर्किंग करा अभी, ये 4880 का तुमने बोनस शेयर्स निकाल दिया, फिर जो जनरल रिजर्व है उसका 20% अपन डिविडेंड वगैरह दे देंगे। अब ये सब को गलत साबित कर देगा तुम्हारा ये डेट। ये जो बैलेंस शीट की डेट दी है, कौन सी डेट है, साल के एंड की।
हमने ये बिजनेस कब खरीदा? अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2010 में खरीदा। 1 अप्रैल 2010 में खरीदा हमने ये बिजनेस। और ये बैलेंस शीट कौन से डेट की दी है? क्लोजिंग दी है। बस यहां पे आके अपना मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जो तुमने ये निकाला ना 4800, इस पे निकाला, अब ये आएगा ही नहीं, इसके अंदर बोनस ऑलरेडी इंक्लूड है। अब समझ में आया? मतलब तुम्हारा ये बैलेंस शीट जब स्टार्ट की होगी तब तुम्हारे शेयर्स कुछ और होंगे, उसमें बोनस शेयर्स मिलके कितने शेयर्स आ गए? 4800। तो अब बताओ, तुम्हें वर्किंग करनी पड़ेगी ना कि मेरे 1 अप्रैल 2010 को मेरे कंपनी के शेयर्स कितने थे? नहीं करने पड़ेंगे? तभी तो मुझे होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज और एमआई का परसेंटेज मिलेगा। इससे थोड़ी मैं निकाल सकता हूं। देखो, जैसे कितने शेयर्स खरीदे वो दे रखे हैं, देखो, एच लिमिटेड परचेज्ड 180 लाख शेयर्स। अगर तुम ये 480 का परसेंटेज लेके करते हो, कितना आएगा परसेंटेज बताओ? अगर मैं यहाँ पे 480 शेयर्स पकड़ता हूं, तो बताओ 180 डिवाइड डिवाइड बाय 480 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है? 37.5 का मतलब ये होल्डिंग कंपनी है ही नहीं। होल्डिंग कंपनी के लिए कितना चाहिए मुझे परसेंटेज? 51 एंड अबाउ चाहिए। अब तुम अगर ये 180 लेके यहाँ पे कर लोगे तो बताओ परसेंटेज कितना आ रहा है? 37.5। गलत। होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन ही नहीं आया, इसका मतलब तो ये। तो अब तुम्हें फर्स्ट पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओ? हाँ, कि कितना इसका ओरिजिनल स्टार्टिंग में शेयर्स था। उससे तुम देखो, एक एक आंसर सबसे लिंक होते जाएगा। जैसे पहले वाले में क्या लिंक होगा बताओ? पहले वाले में तो खाली तुम्हें ये 180 है तो इसका परसेंटेज मिल जाएगा, अगर तुम्हें ओपनिंग मिल गया तो। सेकंड वाले से डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रहा है वो भी ओपनिंग का ही दे रहे हैं ना, अपन क्लोजिंग पे थोड़ी डिविडेंड दे रहे हैं, ओपनिंग पे दे रहे हैं। तो सेकंड तुम्हें क्या वर्किंग समझ में आएगी कि ओपनिंग का डिविडेंड कितना है। थर्ड थर्ड तुम्हें ये समझ में आएगा कि बोनस कितना दिया आपने ओपनिंग के सामने। तो मेन अब वर्किंग क्या आ जाती है? ओपनिंग। सब ओपनिंग निकाल लो, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। नहीं, तुम लोग भी ट्राई करो एक बार, चलो 2 मिनट देता हूं तुम्हें। मैं हिंट दे रहा हूं कि ये बोनस से ही तुम्हारा ओपनिंग आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि बोनस इशू करने के बाद 4800 शेयर्स आए। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, भले रॉन्ग तो रॉन्ग, ट्राई करो। 8000 कैसे आएगा बेटा? ओपनिंग तो कम होगा ना, कैसे आया बताओ पहले ये। बताओ बताओ, बताना पड़ेगा तुम्हें ये चीज, तभी हम सब। कैसे कैसे वापस बोला? वापस बोला? ये तो तू रैंडम फिगर ले लिया एक, ऐसे थोड़ी चलेगा। वहां पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो पता है एक चैप्टर है तुम्हारा एफएम या कॉस्टिंग में, पढ़ी नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब बताओ, अब कैसे करोगे? ये तो उसने रैंडमली फिगर ले लिया। हाँ, 4000 गलत है आंसर, ये सही है 3000, लेकिन जो तरीका है निकाला है ना कि एक अंदाज से ले लेते हैं अपन, उससे फिगर आ जाएगा, वो गलत तरीका है। तो इसमें थोड़ा हम लोग किसको ऐड करेंगे? मैक्स को ऐड करेंगे। तुम्हारे पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स है क्या? नहीं। तो क्या एज्यूम करेंगे? एक्स। लेट द ओपनिंग शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड बी एक्स। एक्स के बाद तुम्हारे पास ओपनिंग कितने, तुमने उसमें बोनस दिया। हाँ, तो फिर ओपनिंग प्लस 3/5, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग तुम्हारे पास है, एक्स वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा ओपनिंग शेयर्स मिल जाएगा। समझ में आया क्या किया? वापस बोला? वही तो कर क्या रहा है ये। 4000 नहीं आएगा। हाँ, चलो पहले वर्किंग अपन वही फाइंड करते हैं, बाकी सब दूर की बात। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, देखो, लेट क्या लेंगे बताओ? लेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड
ऑन 1/4/2000, इसको मान लेते हैं अपन x। नीचे लिखो बोनस शेयर्स इशूड, बोनस शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 3/5x। बोनस शेयर्स हम लोग 3/5x इशू कर रहे हैं, है ना। ना इसके नीचे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31st March 2001 कितना है, 48 डिवाइड बाई 10 रुपीज का है ना, तो इक्वल टू 480 शेयर्स। बस अब इसको सॉल्व करो। ओपनिंग में था x, तुमने बोनस दिया 3/5x इज इक्वल टू 480। इसको करो सॉल्व, 5 ऊपर आएगा तो 5x प्लस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 480। तो अब इधर आएगा 8x इक्वल टू 480 इंटू 5, 2400, और x 2400 डिवाइड बाई 8 तो कितना आ गया, 300 शेयर्स आ गया। तो x के पास ओपनिंग में कितने शेयर्स है, 300 शेयर्स। Therefore, number of shares of S Limited on 1st April 2000 is equal to 300 shares. ये वर्किंग आई समझ में, क्या हुआ, कौन बोला? लिख लो अच्छे से वर्किंग पूरा। कर लिया कॉपी, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट था ना। अब आगे, अब आगे क्या करेंगे बताओ। एच लिमिटेड का शेयर निकाल लेंगे, एमआई का परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब अब देखो एच के पास कितने शेयर थे, 180। करना जरा, 180 डिवाइड बाई 300 इंटू 100 कितना आ रहा है, 60% आ गया। तब आ गया ये होल्डिंग कंपनी। तो अगर एच के पास 60 है तो एमआई के पास कितना है, 40%। अब ये इसमें भी लिख लेते चलो, वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड एमआई, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड एमआई। तो एच लिमिटेड एक्वायर्ड 180 शेयर्स। ठीक है, बाद में लिख देंगे ऊपर रुपीज इन लैक्स, क्योंकि सब उधर 180 लैक्स दिया था ना, तो सारे ये फिगर्स लैक्स में। सो देयरफॉर होल्डिंग कंपनी परसेंटेज या एच लिमिटेड परसेंटेज 180 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो ये आ गया तुम्हारा 60%। तो इसी के नीचे लिख लो माइनॉरिटी परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। माइनॉरिटी का आ जाएगा 40%। ये दो वर्किंग क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्किंग नोट नंबर 3। अब एक एक जो क्वेश्चन दिया है ना, अब उसके थ्रू जाते हैं अपन। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया था अपने को, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था। देखो एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर्स खरीदे 31st मार्च को, व्हेन द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस 3000 और 1200 थे।
तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 3 में देखो 31 मार्च 2000 ये एक स्टार्ट डेट लेंगे और 31 मार्च 2001 हमने इस दिन को डेट एक्वायर किए थे, तो उस दिन तुम्हारा जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिया है 3000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया है 1200। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 1200। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीदे 180 शेयर्स खरीदे, 180 लाख शेयर्स। ठीक है ना, ये सेम डेट को बताओ एच लिमिटेड ने क्या इशू किया था डिविडेंड, याद आ रहा है कितना डिविडेंड दिया था 20%। अब मेरे पास अगर 180 लाख के शेयर्स है, 180 शेयर्स है, तो मुझे 20% डिविडेंड कितना मिलना चाहिए 36 इंटू 10 करेंगे ना 360। तो मुझे एच लिमिटेड को डिविडेंड कितना मिलना चाहिए 360। 360 मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए, और ये डिविडेंड कौन सा है बताओ तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये मेरा डिविडेंड हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये कहाँ शो होना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, लेकिन हम लोग ने इसको गलती से कहाँ लिख दिया है, करेक्ट, इसको मैंने कर दिया है रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये सब वर्किंग कर रहे हैं अभी अपन, है ना, पर ये होना क्या चाहिए था, मेरे कॉस्ट में से ये माइनस होना चाहिए था, ये मेरे कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको कहाँ दिखा दिया है। ठीक है, और अब इसके बीच में 1 जनवरी को क्या इशू किया इन्होंने, बोनस, और रेशियो क्या था 3:5। और ये सब इशू करने के बाद बताओ मेरे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना है। अच्छा लिख दूं, ऊपर से देखा है ना, हाँ, तो 1380 और 1620, ये क्या है बताओ, ये जनरल रिजर्व का बैलेंसेस है, करेक्ट है, ये पोस्ट एक्विजिशन होगा। तो प्री भी दिया है मुझे, पोस्ट भी दिया है, करेक्ट। अब मुझे ये फाइंड करना है कि जनरल रिजर्व में से मैंने कितना अमाउंट बोनस पे दिया है, उसके बाद मेरा बैलेंस 1380 बचना चाहिए। बोनस का तुमने अमाउंट फाइंड कर लिया था, कितना था 180, करेक्ट है ना, 180 इंटू 10 करो 1800। अब 3000 में से 1800 का तुमने बोनस दे दिया, तो तुम्हारा जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना आना चाहिए 1200 आना चाहिए, पर जनरल रिजर्व में से बैलेंस ज्यादा है। तो चेक करें क्यों ज्यादा है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अकाउंट बना लो जनरल रिजर्व का, कुछ तो लोचा है ना, अभी अपन करते देखो समझ में आ जाए। ये वर्किंग में है, जनरल रिजर्व अगर मैं इसमें सिर्फ इतना लिखूं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 1380। अब बताओ इसमें से मैंने बोनस कितना दिया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बोनस 180 दिया था अपन ने इंटू 10, तो मतलब 1800 का मैंने क्या दिया है बोनस। अठारह सौ का मैंने बोनस दिया है। चलो अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये टोटल आ रहा है 3180, यहाँ पर भी 3180, और ये बैलेंस बच गया 180। थोड़ा सोच के बताओ ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो। कहाँ जाएगा ये पीएनएल, याद आ रहा है तुमने कैश फ्लो पढ़ा था, हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने पीएनएल में से, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। तो ये जो पैसा आया यहाँ जनरल रिजर्व में, तो ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में।
देखो नॉर्मली मेरा जनरल रिजर्व क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए था भाई। 3,000 में से तुमने 1800 का बोनस दिया है, तो होना कितना चाहिए था, 1200। लेकिन उसमें 1200 नहीं है, उसमें 1380 है। मतलब 180 कहीं और से आया है, 180 कहीं और से आया है। तो कहां से आया होगा ये, मेरे दूसरे एक रिजर्व में से हम लोग ने यहाँ पे क्या किया होगा, ट्रांसफर। तो दूसरा मेरे पास रिजर्व कौन सा है, एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से इसमें क्या किया है, ट्रांसफर। तो अब मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ गड़बड़ हो गई तो वहां भी देखना पड़ेगा, उसमें से ऐसे कुछ हुआ नहीं है। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कितना था इसका, 1200। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1620। और ये जो जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया था ये भी लिख देते इधर, टू जर्नलिज्म 180, ये भी ट्रांसफर कर देते इधर। ठीक है। अब बताओ तुमने इसमें से डिविडेंड दिया था कुछ, कितना डिविडेंड दिया, सोच के बताओ वापस। 360 तो सिर्फ एच का था ना, कंपनी डिविडेंड तो दूसरों को भी देगी ना। हम वो तो खाली जो 360 है वो तो एच का है खाली। इसके पास कितने शेयर है बताओ, 300 शेयर है ना। और एक शेयर 10 रुपीज का, मतलब 3000 का 20%, 600। तो इसने उसमें से डिविडेंड कितना दिया है, 600 का डिविडेंड दिया है। समझ में आ रहा है, 360 किसको मिल रहा है, एच को, तो बाकी दूसरे को मिलेगा, वो एम आई को मिलेगा। समझे। अब इसको क्लोज करो, तुम्हारा ये अकाउंट टैली होना चाहिए या नहीं, करो कितना आ रहा है, 1800, 2400, इधर की टोटल 2400, इधर की भी टोटल 2400, ये 1200 बच गया। अब ये क्या है, वेरी गुड, ये आएगा मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरा आ गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चलो अब डन, ये अकाउंट बन गया। चलो अब ये जो अपन ने बनाया था ना ये वाला, इसको देखो। ये जो जर्नलिज्म लिखा है अपन ने 3000 और 1200, इसको प्री पोस्ट आराम से कर सकते हैं, डायरेक्टली कर दो इसको प्री पोस्ट। सोचो थोड़ा वापस, इसमें से अपन ने क्या दिया था, जो बोनस शेयर्स दिया था और जो डिविडेंड दिया था वो माइनस करके उसके बाद तो प्री और पोस्ट का फिगर डिवाइड होगा ना, तो वो डिवाइड कर देंगे। और ये जो पोस्ट था जर्नलिज्म 1380 और ये 1620, तो जर्नलिज्म का कितना लेंगे बताओ, जर्नलिज्म में कुछ है उसमें तो पूरा अपन ने क्या दे दिया था, बोनस। चलो अब वर्किंग नोट एक बनाओ ताकि पूरा डिवाइड कैसे किया अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 3 था, अब बनाओ 4। वर्किंग नोट नंबर 4 कौन सा बनाएंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर, थोड़ा सोच के बताओ। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम लोग कैपिटल नेचर बोलेंगे या रेवेन्यू नेचर बोलेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को कैपिटल बोलेंगे, हाँ बराबर। तो ये मेरा कैपिटल नेचर का है ना। तो याद रखना प्री एक्वेशन को हम लोग कैपिटल नेचर बोलते हैं। याद करो मैं जब वर्किंग सिखा रहा था उसमें भी मैंने बताया थी कि ये प्री एक्वेशन कैपिटल नेचर का जो मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। तो लिखो इसमें सबसे पहले लिखो जनरल रिजर्व, सबसे पहले लिखो जनरल रिजर्व। बताओ जनरल रिजर्व कितना था ओपनिंग में, 3000, ओपनिंग में था 3000।
मैंने इस जनरल रिजर्व में से कितना बोनस दे दिया, ओपनिंग में से 1800 मैंने बोनस दे दिया, तो कितना बच गया, 1200। फिर लो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितना था ओपनिंग में, 1200 था। इस 1200 में से मैंने क्या दे दिया, 600 मैंने डिविडेंड दे दिया था, तो कितना बच गया, 600। ये प्लस कर दो तो ये 1800 क्या आ गया बताओ, ये प्री इक्वेशन। अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो दो पार्ट में एक तो आएगा एच लिमिटेड शेयर, ब्रैकेट में लिख दो 60%, और दूसरा लिख दो एम आई का शेयर जो आएगा ब्रैकेट में 40%। करना है इसको डिवाइड, 1800, 1080, 1080 एंड 720। बताओ ये इसको प्रॉब्लम इसमें है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बनाओ वर्किंग नोट नंबर 5। ये कौन सा बनाएंगे अब अपन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ये अपने कौन से नेचर का होगा, अब ये रेवेन्यू नेचर। मेन वर्किंग नोट बन गए ना, मेन इसमें बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन बिना इसके तू वो कैसे करेगा वो सोच थोड़ा सा। पर क्लोजिंग में तुझे दोनों के अलग अलग दे रखे, अब तुझे कंसोलिडेट करके बनाना है ना, इसलिए अपन ये सब झंझट कर रहे हैं। और ये सब झंझट किसके लिए होगा, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस उसके लिए, क्योंकि उसको मुझे फिगर को बाइफरकेट करना है ना, और एमआई और वो गुडविल कॉस्ट कंट्रोल, अभी तक तो वहां पहुंचे ही नहीं अपन। कॉस्ट कंट्रोल और 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। चलो अब ये बताओ कैसे करोगे, बताओ जरा मुझे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन सा लेंगे बताओ, 1200 रुपया है ना, बस वही लेना है। लिखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब सोचो ना इसके लिए, और वैसे भी देखो एग्जाम में तुम लोग क्या करते हो बताओ, पहले तो अपने जितने मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं तुम उसी पे फोकस करोगे ना, तो क्या इसको लास्ट में करोगे जो तुम्हें चैप्टर आता है पहले ही करोगे ना, ताकि ये 20 और दूसरे ऐसे दो दो 20 20 वाले हो गए तो तुम्हारे हो गए मार्क्स कंप्लीट। फिर एएस वगैरह सब उसमें सॉल्व करोगे, तो टाइम दोगे ना, ऐसा तो नहीं छूट जाएगा, ये बताओ छूट जाएगा कि ये लगता है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 1200, कैसे निकालोगे, एच लिमिटेड का 60% करो और एमआई का 40%, कितना आ रहा है, 720 एंड 480 लिख दो। चलो अब एक चीज और तुम्हें बताओ जो तुम दिमाग में शायद तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 था, और ऐसी जर्नलिज्म में भी तो 180 है, पर ये 180 आया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया। तो अगर तुम इस दोनों का अलग अलग करते हो, मान लो जर्नलिज्म का 180 ले लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का 1200 नहीं लेंगे फिर, हाँ माइनस करके लेंगे। समझ में आया, बात वो की वही होगी। जर्नलिज्म का 180 और प्रॉफिट एंड लॉस का फिर कितना आएगा 1020, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 1200। वो एच और एम आई में उतना ही ट्रांसफर होगा, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कभी वो भी क्लिक हुआ तो भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सही आएगा। चलो तो ये करने से हम लोग ने अपने क्वेश्चन के मेन जो तीन एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे निपटा दिए अपन ने, मेन तीन एडजस्टमेंट्स, जो मेन तीन एडजस्टमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ और फिफ्थ पर। चलो पढ़ो अब फोर्थ। देखो ये फोर्थ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, आना चाहिए फोर्थ एडजस्टमेंट तो। करेक्ट, इंटरफर्म, आया समझ में। देखो क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2011 ऑल द बिल्स पेबल इन एस लिमिटेड,
बैलेंस शीट वेयर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में जितने भी बिल्स पेएबल है वो किसने एक्सेप्ट करे, तो एच। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरफर्म कैंसिलेशन, जो हम लोग ने अमालगमेशन में सीखा था। तो बताओ इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, मेरे बिल्स पेएबल में से माइनस हो जाएगा कितना 45, और मेरे बिल रिसीवेबल में से भी माइनस हो जाएगा 45। इसका इफेक्ट तो यही है। फिर आगे क्या लिखा है, बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हेल्ड ओनली 45 लाख ऑफ दिस एक्सेप्टेंस इन हैंड, द रेस्ट हैविंग बीन इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ इट्स ट्रेड पेबल। मतलब देखो, एस में, एस के बैलेंस शीट में जितना भी बिल्स पेबल दिख रहा है वो किसका है, वो एच का है। लेकिन एच में और भी कुछ है जो किसी और को इंडोर्स कर रखे। अब देखो तो किससे मतलब है, वो जो 45 45 जो दोनों में इंक्लूड है। ये क्लियर। तो फोर्थ वाला समझ में आ गया। फोर्थ वाला तुम बिल्स पेबल में से माइनस करोगे और बिल रिसीवेबल में से माइनस करोगे। फिफ्थ पढ़ो, ये भी आ जाएगा। हाँ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट याद आया। जैसे ही तुम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हो तुम्हारे दिमाग में पहले ये क्लिक होना चाहिए ना, किसने किसको बेचा, किसने बेचा है बताओ। एच ने एस को बेचा है, मतलब डाउनस्ट्रीम। याद करो डाउनस्ट्रीम में क्या करते थे, मालिक नौकर को बेच रहा है। तो इसका इफेक्ट बताओ। ये तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया, मालिक नौकर को बेच रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए, इसका इफेक्ट ही भूल गए। देखो, तुम्हारे स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो तुम्हें एलिमिनेट करना है, मतलब माइनस करना है कहीं ना कहीं से। तो तुम यहाँ पे जब डाउनस्ट्रीम होती है तो तुम एच लिमिटेड के प्रॉफिट में से माइनस करोगे और स्टॉक में से माइनस करोगे। आया एंट्री। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, मतलब एच लिमिटेड का जो पीएनएल होगा, जो बैलेंस शीट में जाएगा, उसमें से तुम माइनस करोगे और दूसरा स्टॉक रिजर्व में से माइनस करोगे। अच्छा, ये अगर अपस्ट्रीम होता तो फिर भूल गए। अपस्ट्रीम में याद रखना, एच लिमिटेड में से भी माइनस होगा, एमआई से भी माइनस होगा, और स्टॉक रिजर्व, बस ये डिफरेंस है। वापस एक बार देख लो, वापस देख लो। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या बताओ, एच लिमिटेड ने किसको बेचा है, एस लिमिटेड। तो प्रॉफिट किसके इंक्लूड है, एच में से इंक्लूड है। तो मैं भी किस में माइनस करूंगा, एच में से माइनस करूंगा प्रॉफिट में से, और स्टॉक में से माइनस करूंगा। स्टॉक तो मेरा कॉमन है क्योंकि स्टॉक में से हटाना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब, हाँ, एस बेच रहा है किसको, एच को, तो एस के प्रॉफिट में इंक्लूड है। एस के प्रॉफिट में मांगने वाले दो लोग हैं, एच और एम आई। तो मुझे एच में से भी माइनस करना है, एम आई से भी माइनस करना है, और स्टॉक में से भी माइनस करना है। आया समझ में। जितना भी प्रॉफिट होगा, चलो एक बार प्रॉफिट की वर्किंग करते हैं। देखो हमने कितने में परचेस किया था, which had been purchased for 100 lakh from H Limited, which made a profit of 25% of cost। कैसे निकालोगे, हाँ, तो वन फोर्थ ऑफ कॉस्ट। अगर वन फोर्थ ऑफ कॉस्ट है, ये तो जो परचेस किया वो तो सेलिंग प्राइस होगी, तो वन फिफ्थ ऑफ सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा तुम्हें। तो 100 का वन फिफ्थ कितना आएगा, 20। तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 20। किस में माइनस करोगे अभी फिलहाल के लिए, एच के पीएनएल और स्टॉक में से। चलो अब इसको अपस्ट्रीम भी बता देता हूं। अब ये 20 का प्रॉफिट है, बताओ ये 20 के प्रॉफिट में दो हकदार आ जाएंगे, एक एच और एक एम आई। एच कितना परसेंट मांगेगा, 60। तो एच के प्रॉफिट में 60% माइनस करेंगे और एम आई के 40। अब आया समझ में। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्लियर। फिलहाल कौन सा है अभी, डाउनस्ट्रीम। तो क्या करोगे, हाँ, कहां से, एच के पीएनएल और स्टॉक। क्लियर। लिख लेते हैं इसका भी। तो वर्किंग नोट नंबर 6, हाँ, हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना डाउनस्ट्रीम, ब्रैकेट में लिख देना डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम कैसा, तो एच लिमिटेड ने गुड्स को बेचा है किसे, एस लिमिटेड को। एच लिमिटेड क्या करेगा, जो भी इसकी कॉस्ट है उसमें प्लस करेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया है, 25% ऑन कॉस्ट।
और ये ऐड करके इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये 100 लाख है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे आएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% of cost, that is 1/4 of cost, which is 1/5 of selling price, which is equal to 1/5 into 100, तो ये आ जाएगा 20। 20 आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इसका दो इफेक्ट बताओ। लेस फ्रॉम P&L ऑफ एच लिमिटेड, और माइनस करेंगे दूसरा कहां से, स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे। ये कौन सा था, वर्किंग नोट नंबर 6। बताओ कौन सा बना वो। अब तो सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो चुके हैं। अब कौन सा बना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो लिखो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, पहले क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिमाग लगाओ, कहां से लाओ ये फिगर। हाँ मैं करता हूँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, जहां तुम्हें फिगर मिल जाए मतलब मुझे बता दो। सही है, कितना है, 3000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस लिमिटेड। हाँ तुमने इन्वेंट्रीज पढ़ लिया, उसको इन्वेस्टमेंट में आएगा ना। इन्वेस्टमेंट कितना है, 3000, करेक्ट है। तो ये 3000 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखो इसको, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 3000 है। बताओ क्या क्या माइनस करेंगे इसमें, डिविडेंड। लिखो माइनस करो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना मिला था इसको, याद करो 360 था ना, 20% मिला था इसको, 360 माइनस करो। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका देखो तुमने वर्किंग नोट बनाया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये रहा। इसका शेयर कितना है, 1080, 1080। करो ये कितना आ रहा है, 1500, 1560। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, हाँ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, मतलब उसका कितना था ये, 4800 था ना, उसका नेटवर्थ 4800 इंटू इसका कितना परसेंटेज है, 60%, 2880 माइनस करो ये, 1320 क्या आया, कैपिटल रिजर्व। 1320 आ गया कैपिटल रिजर्व, है ना, शेयर कैपिटल एंड वाला है ना। और अब निकालो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लास्ट वर्किंग नोट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ, इसको तो स्टार्ट कहां से करते हैं, शेयर इन नेटवर्थ पहले, तो फिर भूल जाते हैं अपन। तो कितना आएगा ये, 4800 का 40%, 1920, 4800 का 40%, ठीक है। अब प्लस करना इसमें क्या, शेयर इन प्री एक्वेशन प्रॉफिट, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ढूंढो ऊपर, 720 है ना, 1080 उसका, तो इसका 720, तो 720 इसमें प्लस कर देंगे ये। फिर प्लस करना शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, 480,
1920, ये सब प्लस करो कितना आ रहा है? 3120। क्लियर? एमआई हो गया। अब क्या करना है? बस अब तुम्हें जो मेन आंसर है वो तुम्हें सॉल्व करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करे अभी फटाफट से करे। हाँ ये लिख लो एक बार। अब इजी, अब इतना तकलीफ नहीं आएगी। अब खाली तुम्हें सिर्फ प्लस प्लस करते जाना है बस। अब नहीं आएगी तकलीफ, वही तो कह रहा हूँ। चलो अगर साथ साथ करना है तो फटाफट करते हैं। ये लिख लिया। चलो डालो हेडिंग कंसोलिडेटेड। है ही नहीं ना, बोला ना मैंने। हाँ तो वही, या तो 1200 ही लो, या फिर 180 उसका लो, 1020 इसका लो, माइनस करना पड़ेगा। आंसर वो का वही आएगा। तो लिखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेट, अरे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नहीं करो ना, आधा आधा, आधा इस पेज पे आधा इस पेज पे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि कितना पेज छोड़ोगे? चलता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज एंड इस सब्सिडरी, है ना, क्या था, एस लिमिटेड एज एट 31st March 2011। देखा जाए तो बैलेंस शीट बनी हुई, लेकिन वो अलग अलग है। अब अपने को क्या करना है, उसको कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, लिखते जाओ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रुपीज है ना, लेकिन अब सब रुपीज अपन किस में लिखेंगे, रुपीज इन लैक्स। चलो फर्स्ट पार्ट क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर्स फंड, इसमें ए पार्ट क्या आता है, शेयर कैपिटल, जिसको नोट नंबर 1। बी पार्ट क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। सेकंड क्या बनाते हैं अपन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं थी ना, नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तुमने वर्किंग नोट ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, या तो इसमें नोट नंबर 3 लिखो, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस, तो भी चलेगा, है ना। बस तो ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 8, तो डायरेक्टली यहाँ पे तुम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 8, और वो अमाउंट भी लिख ही लेते 3120। फिर थर्ड कौन सा बनाएंगे हम लोग, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज एक बार चेक कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है। करंट लाइबिलिटीज में तीन चीजें, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लाइबिलिटीज, लिखते जाओ। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स, बी लिखना शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और सी लिखना अदर करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल को नोट नंबर 3, फिर ये 4 और ये 5 और फिर ये टोटल।
ठीक है। अब इसमें सेकेंड हेडिंग एसेट्स, जिसमें फर्स्ट क्या है, नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर क्या था, ए पीपी, जिसका नोट नंबर 6। फिर सेकंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या था, चार चीजें, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लिखते जाओ, इन्वेंट्रीज, ए पॉइंट इन्वेंट्रीज, बी पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल्स, सी पॉइंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और डी पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और नोट्स में खाली प्लस करना है बाबा, कुछ नहीं करना है। तो ये 7, 8, 9 और 10 बहुत ज्यादा है। दस बनाना है। चलो अब नीचे फटाफट से हेडिंग, हाँ डायरेक्ट प्लस कर देते उसमें भी, इसमें भी डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं अपन, लेकिन सिर्फ वो दो तीन चीजें हैं ना, एक तो जनरल रिजर्व पीएनएल वो नहीं आएगा, एमआई आएगा, और वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वो बस। बने थे ना, बनाते थे, भूल गए। हाँ उसके डायरेक्ट लिखते थे अपन। क्यों उसके डायरेक्ट क्यों लिखते थे, क्योंकि एक कंपनी का तो खत्म ही हो गया ना अस्तित्व। इसमें तो अभी भी जैसे ये कंसोलिडेट होंगे वापस ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर वो अपना बिजनेस, फिर वो अपना बिजनेस, एंड में आके फिर वो कंसोलिडेट करेंगे। तो अलग अलग शो करने पड़ेंगे अपने को। फर्स्ट लिखो शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल मर्ज होता है क्या, नहीं। किसके आएंगे, खाली होल्डिंग कंपनी के आएंगे, तो लिखो इसमें। अब होल्डिंग कंपनी में भी इसमें ऑथराइज दिया था, तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, जो दिया है वो सब लिखना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल। 20 नंबर में आएगा। तुम्हारे पास सामने है बैलेंस शीट खुली हुई है उनकी, कोई तो खोल के रखो ना, ऑथराइज कैपिटल देखना कितने शेयर है उसके, है कुछ दिया है। 6000 तो वो थे ना, इशूड थे ना, चेक करें, रुको, ये रहे। इसके देखने ना अपने को, तो एच लिमिटेड, तो कितना इक्विटी शेयर कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा खाली इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप 15,000, और इसका इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप 12,000, तो ये लिखते जाओ। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ब्रैकेट में फुल्ली पेड अप, ये अमाउंट आएगा 15,000। फिर नीचे हेडिंग इशूड एंड सब्सक्राइब, इसमें भी ऐसे ही करना है तुम्हें, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, आगे लिख दो फुल्ली पेड अप, और ये कितना आएगा 12,000, करेक्ट है। और ये 12,000 तुम्हारी टोटल कहाँ चले जाएगी, ऊपर बैलेंस शीट में। तो नोट नंबर 1 के सामने पहला आंसर मिल गया हमें, 12,000। ठीक है। सेकेंड नोट्स टू अकाउंट कौन सा बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, चलो इसमें एक क्या आएगा याद रखना, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व निकाला था अपन, है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना था, 1320, तो इसको लिख दो आगे 1320 कैपिटल रिजर्व आया। फिर लिखो जनरल रिजर्व, बताओ कैसे करोगे जनरल रिजर्व, याद करो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें नोट्स में जाके।
जनरल रिजर्व इसका कितना था 2784, और याद करो वो पोस्ट वाला इसमें प्लस कर देंगे। तो 2784 प्लस कितना था पोस्ट वाला इसका हिस्सा 108, 180 टोटल था ना, इसका इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, है ना। तो 2892, ये लिख दो 2892। फिर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका है 2715, ये देखो इसका 2715, और जो पोस्ट वाला हिस्सा था वो इसमें प्लस करेंगे, और जो 360 गलती से अपन ने इसके क्रेडिट कर दिया था वो माइनस करेंगे, और स्टॉक रिजर्व वाला वो भी माइनस करेंगे, बस लिखते जाओ। तो 2715 में से बताओ 360 गलती से क्रेडिट कर दिया था वो हटा देंगे इसमें से, और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो 20 वो हटा देंगे, और जो इनका पोस्ट एक्विजिशन का शेयर था 6112 वो प्लस कर देंगे। करो कितना 2947, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिख दो 2947, बस ये प्लस कर दो तीनों 7159, ये ऊपर जाके लिख दो नोट नंबर 2 के सामने 7159। 108 देखो टोटल था ना 180 था, कुछ ट्रांसफर किया था देखो 180, लेकिन इस 180 का 60% निकालो, उस उतना ही जाएगा ना पार्ट, उतना ही पार्ट उसमें जाएगा। चलो अब थर्ड, थर्ड कौन सा लिखना था, एमआई तो आएगा नहीं, उसके बाद क्या था ट्रेड पेबल, तो हेडिंग डालना ट्रेड पेबल। अब प्लस करते लिखते जाना। सबसे पहले इसमें दो दो चीज दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। क्रेडिटर्स दिया है 1461 और एच लिमिटेड का दिया है 854, तो दोनों का टोटल 2315। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल, इसमें कुछ क्लिक हो रहा है, हाँ एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों का लिखेंगे, और उसमें 45 जो इंटर कंपनी था वो माइनस कर देंगे। एस लिमिटेड का है 372, एस का है 160, दोनों का मिला के 532, और माइनस म्यूचुअल ओइंग 45 माइनस कर देंगे 487। अब ये दोनों भी प्लस कर दो, टू 2802, तो ये ट्रेड पेबल में ऊपर जाके लिख दो 2802, 2802। क्या था फोर्थ, फोर्थ नोट किसका था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, सिर्फ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का तुम्हें प्लस करना है। एच लिमिटेड का है 855 और इसका है 394, 1249, है ना 1249। अब ये 1249 भी जाके लिख लो ऊपर, वन टू फोर नाइन। नोट नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज इसमें था डिविडेंड पेएबल,
डिविडेंड पेएबल, और ये सिर्फ एक का ही था, एच लिमिटेड का डिविडेंड पेएबल जो अमाउंट था 1200। बारह सौ लिख दो ऊपर जाके सीधा, करो बैलेंस शीट की टोटल कितना 27,530। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पीपी वाला बनाएंगे। तो नोट नंबर 6 पीपीई, इसमें भी सब सिर्फ ऐड करना है अलग अलग। पहले लैंड बिल्डिंग, ये सिर्फ एच लिमिटेड का है 2718। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों का है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अगेन ये भी दोनों कंपनी का है, एस लिमिटेड और एस लिमिटेड। ये तीनों प्लस, ये तीनों प्लस आ रहा है 14954, 14954। तो ये पीपी में जाके लिख लो 14954, 14954, 14954। अब बनाओ 7 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर है स्टॉक, एच लिमिटेड एस लिमिटेड, बन गई बैलेंस शीट। एच लिमिटेड एस लिमिटेड, इसमें है 3949 1956, दोनों को प्लस करके 5905, और माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बोला ना मैंने, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है ये, सब कुछ आ गया इसमें। पर आज, क्योंकि आज एडजस्टमेंट कितने थे, डिविडेंड था, फिर उसके बाद बोनस था, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट दी थी। अगर ओपनिंग दिए होते तो इतना झंझट ही नहीं होते। अब नेक्स्ट बना दो ट्रेड रिसीवेबल्स। ध्रुव नहीं करा, तूने कर लिया, सब कंप्लीट है। ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर लिख दो डेटर्स, एच लिमिटेड एस लिमिटेड, इसके 2600, इसके है 1363। डेटर्स के बाद है बिल रिसीवेबल, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। यहाँ पे अपने को याद रखना है क्या माइनस करना है, 559 माइनस म्यूचुअल ओइंग, जो कितना था 45। तो ये आ गया 514, ये आंसर आ गया 4477, 4477 को ऊपर। इन्वेंट्रीज लिखा नहीं है अपन ने, इन्वेंट्रीज कितना था 5885, 5 था ना, ये 4477 इसका था, 585 देखना। ठीक है, अब 9 और 10 दो ही बस, 9 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर सिर्फ एक है सन्ड्री एडवांसेस 520, और नोट नंबर 10 बना लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर था कैश एंड बैंक बैलेंस 1694। बस इन दोनों को ऊपर लिख दो,
इसमें आएगा 520, इसमें आएगा 1694 और तुम्हारी टोटल ये ही आएगी। चलो जिसका ये नहीं हुआ लिख लो फटाफट से, कंप्लीट करो। छह पेज। देखो अब ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन ठीक है, अपन मैनेजेबल है, कर सकते हैं कि ये चीज हमें करनी होगी, है ना। तो एक बार फिर से वापस, जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि वो भी घर जाके रिवीजन किया था वो क्वेश्चन, तो आज इसको जाके तो करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ आ गया, डिविडेंड आ गया, डिविडेंड आ गया, ठीक है, इसके बाद बोनस शेयर्स भी आ गया, इंटरफॉर्म भी आ गया, अनरिलाइज्ड स्टॉक का भी एडजस्टमेंट आ गया, है क्या नहीं। तो इसको मान सकते हैं हम लोग फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो करना तुम लोग समझना, और नेक्स्ट में और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे।